CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी ईद की नमाज सकुशल व शांतिपूर्ण अदा की गई। जनपद मुजफ्फरनगर में करीब 1200 मस्जिदों और 120 से ज़्यादा ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क की खुशहाली और तरक्की और अमनो अमान की दुआओं के साथ उठे लाखों हाथ। नगर कोतवाली क्षेत्र के शामली रोड स्थित शहर ईदगाह में एक साथ 8000 से ज़्यादा अकीदतमंदों ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज को शांतिपूर्ण अदा करने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। वहीं एसएसपी अभिषेक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे ज़िले में ईद उल फितर की नमाज सकुशल व शांतिपूर्ण और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार अदा की गई है। वहीं मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी ने भी ईद की नमाज के संबंध में दी जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़। त्यौहार है, इसके संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा संपूर्ण जनपद में ईद की नमाज के लिए हर जगह पुलिस तैनात की गई है। लोकल पुलिस के अलावा हमारे पास इस समय 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी तैनाती भी आज इस पावन त्यौहार को मनाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए की गई है। आज सुबेरे से लेकर जब तक की टाइमिंग्स चल रहे हैं, ईद की नमाज 1200 से ज़्यादा मस्जिदों में और तकरीबन 125 ईदगाहों में पूरे जनपद में पढ़ी जा रही है। कोशिश ये की गई है कि हमारे जितने भी इमाम हैं, मुतवल्ली हैं, मौलवी हैं, उनसे संपर्क कर, उनकी कमेटियों से संपर्क करके उनके वॉलंटियर्स के साथ पुलिस सुबेरे से गश्त पर है, ताकि किसी प्रकार का धार्मिक प्रायोजन रोड पर ना हो। जैसा कि आपने यहाँ देखा, तकरीबन 8000 की संख्या में लोगों ने ईदगाह में नमाज पढ़ी है, परंतु एक भी व्यक्ति ने आज यहाँ पर रोड पर नमाज नहीं पढ़ी है। ये एक मिसाल है जो जनपद मुजफ्फरनगर में कायम की गई है और ये आगे भी बनी रहेगी। ठीक, थैंक यू। जैसे आप जानते हैं कि आज करीब 1200 की और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। सभी जितने भी धर्मगुरु हैं सबसे पहले वार्ता करके और जो भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय निर्धारित करके और सभी से अपील की गई, तो ताकि किसी को कई जगह पे कोई धक्का मुक्की ना हो, भीड़ ना हो। तो इसी के साथ आज शांतिपूर्वक ईद का नमाज अदा किया गया। आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। आज ईद की नमाज अदा की गई है। आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईदगाह मुजफ्फरनगर पर ईद उल फितर की नमाज बखैरियत अदा की गई। जिला प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग रहा और नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं हुई है, ईदगाह के अंदर ही हुई है और मुल्क की खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए दुआ की गई है और जो जंग हो रही है उसके लिए भी दुआ की गई है कि ये जंग बंद हो और सब जगह अमन शांति कायम हो। और जिस तरह से हम पहले से ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं, सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ, उसी खुशी के साथ आइंदा भी मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आप सबको एक बार फिर से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया है, इस तरह की जो है लोगों से अपील की गई। आज ईद उल फितर का जो त्यौहार है बहुत जोश व खरोश, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और इस मुबारक मौके पर हम ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहते हैं। और ये किसी शायर ने कहा है कि मैं प्यार की चादर अकेला बुन नहीं सकता, तेरा ताना ज़रूरी है, मेरा बाना ज़रूरी है। जिस तरीके से अफसरान और प्रशासन और आवाम के सहयोग से, ताउन से ये त्यौहार हुआ है पुरअमन तरीके से, शांति के साथ, इसकी मिसाल आप है। और ये मोहब्बत का पैगाम है, ये मोहब्बत का त्यौहार है। हम सब आपस में मिलकर त्योहारों का जो मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे के करीब आएँ, लिहाजा हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। जिले भर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जिले भर की जनता से इस मुबारक मौके पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग अमन व अमान के साथ
प्यार के साथ रहें। मोहब्बत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत सबसे ऊपर है। हम इंसान रहें और इंसानियत के ऊपर ही अमल करें। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन स्थल पर पहुंचने से पहले राजेश गोयल ने किया पुष्प वर्षा के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत। इस दौरान निशांत गोयल ने बाबा खाटू श्याम जी भगवान का इत्र प्रसाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को किया भेंट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से विशेष मुलाकात मीटिंग के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे, जिनका भोपाल रोड स्थित प्लाजा होटल में आगमन के दौरान भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता समाज सेवी राजेश गोयल ने डिप्टी सीएम का होटल में एंट्री गेट से पहले स्वागत कर्म में व्यवस्था कर रखी थी और जैसे ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला होटल में एंट्री किया तो उन्होंने स्वागत कर्म में अपने काफिलों को रोकते हुए अपनी गाड़ी से उतरे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता राजेश गोयल ने पुष्प वर्षा के साथ फूलों की माला डालकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजेश गोयल की पीठ थपथपाते हुए खुशी का इजहार किया। इस दौरान इस अवसर पर उनके पुत्र निशांत गोयल, प्रभु न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित चौहान, TV24 जिला ब्यूरो संजय कुमार, कार्तिक शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जनसत्ता पार्टी प्रत्याशी जहीर हसन पहुंचे गांव मेदपुर। ग्रामीणों के बीच स्थानीय लोगों ने माला डालकर किया प्रत्याशी जहीर हसन का स्वागत। आपको बता दें, बिजनौर लोकसभा सीट से जनसत्ता पार्टी प्रत्याशी जहीर अंसारी ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के मेदपुर ग्राम पंचायत में पहुंचकर जनसत्ता पार्टी के सहयोग समर्थन किए जाने की अपील की गई। वहीं मेदपुर के ग्रामीणों ने भी जनसत्ता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जहीर अंसारी के स्वागत में माला डालकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए समर्थन दिए जाने की बात कही। इस दौरान लोकसभा बिजनौर प्रत्याशी जहीर अंसारी ने कल आज देश में होने वाले ईद उल फितर की सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा समय है कि कल ईद होने वाली है और इधर नवरात्रि पर्व भी देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस देश में हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर तमाम त्योहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाया है और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी प्रेम भाव के साथ ईद का त्यौहार और आगामी नवरात्र महोत्सव को सभी जाति धर्म के लोग भाईचारे के संदेश की मिसाल के साथ एकता से मिलकर मनाएंगे। वहीं जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय मार्गदर्शक योगेंद्र शर्मा ने अपने क्रांतिकारी विचारों को साझा करते हुए कहा है कि बिजनौर लोकसभा में जनसत्ता पार्टी प्रत्याशी को क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद स्नेह के रूप में भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि बिजनौर लोकसभा को इस बार ईमानदार और बेदाग छवि के प्रत्याशी को सांसद के रूप में चुनने की इच्छा है और बिजनौर लोकसभा में क्षेत्रीय जनता की पसंद बने कर्मठ प्रत्याशी जहीर अंसारी को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं जीत हार के मुद्दे पर जब इनसे बात की गई तो इनका कहना है कि हमारा पहला मकसद उन क्षेत्रीय लोगों को अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करते हुए सभी को एक सूत्र में बांधने का संकल्प है। चुनावी मैदान में जीत हो या हार,
मगर जहीर अंसारी के समर्थन में मची हुई है गरीब मजदूर तबके की जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जय जयकार, जिसके चलते हमें पूर्ण यकीन है कि बिजनौर लोकसभा की धरती पर जनसत्ता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकता अखंडता का इंकलाब बुलंद करते हुए जनसत्ता पार्टी प्रत्याशी को मजबूती से चुनाव लड़ाकर जीत की ओर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मास्टर रविंद्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणवीर कश्यप, वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष रूबी कश्यप, वेदपाल ठाकुर सिंह, योगेंद्र कौशिक, किरणपाल सिंह ठाकुर, रामपाल सिंह पाल, प्रमोद त्यागी, नरेंद्र चौधरी, वासुदेव ठाकुर आदि सहित गाँव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हम आपस में भाई भाई हैं। आज ईद के मौके पर मैं एक और संदेश देश को नहीं दुनिया को देना चाहता हूँ। वो क्या है कि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर करके हमको भाई भाई से जुदा कर रखा है जी। और इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। वो क्या है, सन 1735 में प्रकटन हुआ किसी फकीर बाबा का। जब औरंगजेब के शासन में उनका प्रकटन हुआ तो औरंगजेब को उन्होंने एक बात कही, भाई सुन औरंगजेब, तुम सनातन धर्म हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें संदेश देता हूँ। मैंने बाबा बोलो, तो बाबा बोलते हैं सुनो, हिंदू कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक, अरे दोनों मुठिया ठोर की, एक रात एक खाल, किस लिए तुम्हें लड़ाई करते हो मेरे भाई। और सुनो, है कुरान, आपकी कुरान है, कुरान श्रीमद् भागवत कुरान पाक है, कुरान है, कुरान। और नवरात्रों में भी माँ भगवती जो है ये हमारी देवी है जिसकी हम पूजा करते हैं। सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजा माँ की होती है। तो माँ के विषय में मैं यही बात कहूँगा, माँ भी यही कहती है कि इस धरती पर जो जन्मा है वो मेरा बालक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माँ नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक बच्चा जो धरती पर पैदा हुआ है मेरा बालक है, मेरा बच्चा है। चुनाव हमारे पक्ष में चल रहा है क्योंकि हमें सभी का समर्थन मिलता है। हम भाई भाई की बात करते हैं, देश को अखंड करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अखंड करने की बात करते हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम भाई भाई का भाईचारा, इस भाईचारे को देश में नहीं अखंड दुनिया तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से, जनसत्ता के माध्यम से मोदी जी तो कहते हैं कि देश को अखंड करना है, लेकिन मोदी जी ये नहीं सोचते कि हिंदू मुस्लिम को मुझे भाई भाई बनाना है। जी हमारे जो उम्मीदवार जहीर भाई अंसारी हैं वो अपने क्षेत्र में ही नहीं, गैर क्षेत्रों में भी गरीबों की मदद करते आए हैं, मजलूमों की मदद करते आए हैं। क्योंकि ये गरीब लोग जो हैं इनको कोई सुनता तो नहीं, कभी पुलिस वाले इनको परेशान करते हैं, कभी अधिकारी इनको परेशान करते हैं। अरे इनकी मदद के लिए कोई MP, कोई नेता, इस प्रकार का कोई भी सहायक इनका बनकर नहीं आता। इसके विषय में मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, आज तेंदु जी लोकसभा सीटों में उम्मीदवार हुए भाजपा के। इस गांव में आप घूम कर पूछ लीजिए, कभी किसी गांव में उस आदमी को कोई जानता हो कि ये भारत तेंदु ही है। अब यही बात दूसरी बात बसपा चाहते हैं मनोज नागर जी, अगर कोई विधानसभा के अंदर 5 विधानसभा में अगर कोई कहते कोई बच्चा अभी मनोज नागर जी है। ऐसे ऐसे लोग प्रत्याशी जो उम्मीदवार बनकर जाते हैं वो गाँव में घूमते भी नहीं, अपनी पब्लिक को अपने क्षेत्र को देखते भी नहीं, उनकी समस्याएं भी नहीं सुनते। तो उनसे तो बेहतर है हमारा यही भाई अंसारी, गाँव में जाकर के बंधुओं से मिलता है, गरीबों से मिलता है। लेकिन हमारे जो जहीर भाई हैं कर्मठ और ईमानदार आदमी है, वो जो कहते हैं उसको करते हैं। वो कभी जनता से फॉर्मेलिटी नहीं करते, जनता से अपना स्वार्थ पूरा नहीं करते। उन्हें मालूम है कि जनता मेरी है। भारत का भारतीय जनता पार्टी तो कहती आ रही है, मोदी जी भी कहते आ रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी भाजपा के सब कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। अरे 400 पार तो करने वाला ऊपर नहीं बैठा है, उसके हाथ में मूल्य है। उसके मूल्य कब बजाए, किसी को ऊपर पहुँचाते, किसी को ऊपर से नीचे गिराते। कभी कभी इस बारे में लोग सोचते इन लोगों के अंदर आ गया है। प्लीज सुन लीजिए,
मोदी जी भी अहंकारी होकर के बोलते हैं अरे 400 पार, अमित शाह भी कहते हैं अरे 400 पार, योगी जी भी कहते हैं अरे आपकी बात पर 400 पार, यूपी वालों कर रहा है। तो हम तो पब्लिक की आवाज सुनते हैं, पब्लिक में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं। तो सर मैं आपको बताऊं, आदमी के दो चेहरे होते हैं, नकली चेहरा कुछ और होता है, असली चेहरा कुछ और होता है। आज की जो वोटर हैं वो नकली चेहरा लगाकर तो सब जगह घूमते हैं, सबको गेस करते हैं, लेकिन जिसको वो वोट देते हैं उसको बता के जब नहीं हम किसको वोट देंगे। सुनका जी विधानसभा आपकी मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभाएं आपके बिजनौर की, 1 विधानसभा मेरठ हसनापुर की लोकसभा बदलती है, लेकिन 5 विधानसभाओं में हमारा कार्यक्रम जहाँ तक हम गए, समाज में जो मुस्लिम समाज की जो हमने बात सुनी है, मुस्लिम समाज का कहता है कि सरकार ने हमारे किसी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जहीर, जो हमारे लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, और हमने किसी से इस प्रकार की भावना न रखते हुए हमने तो इस भावनाओं से इसको मैदान में उठाया है। भैया जहीर तुम्हें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, तुम्हें भाईचारा बनाना है। अच्छा हम समझते हैं भाई समझ सकते आपको काम, हम जीते या न जीते, लेकिन एक प्रकार से हमारे हृदय को एक ऐसी शांति मिलेगी जो जनता का मतलब मिल रहा है, उसका हम पूर्ण यकीन है। एक अंसारी बिजनौर लोकसभा से जनसत्ता पार्टी से ईद सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर की पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है। वहीं आज मुजफ्फरनगर में थाना शाहपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनके पास से 40 बने और अधबने तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद हुए, जिसमें एसपी देहात आदित्य बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव काकड़ा से पहले ग्राम रसूलपुर गेट के सामने मुर्गी फार्म के पास बंद पड़ी फैक्ट्री में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जहां थाना शाहपुर पुलिस ने देखा कि अवैध शस्त्र बनाने का काम चल रहा है। वहीं पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित बने अधबने तमंचे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अब्दुल जवाद पुत्र वाहिद जो गांव जोला का निवासी है, वहीं उसके दूसरा साथी आसिफ पुत्र नेमुद्दीन निवासी तहसील लोड तकिया कैद थाना सरधना जिला मेरठ का। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेश में लगातार अवैध शस्त्र और अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा ग्राम काकड़ा के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जो उसका एक भांडाफोड़ किया गया है। कुल 46 बने व अधबने शस्त्र बरामद किए गए हैं और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त जौला निवासी है, एक सरदना का रहने वाला है। दोनों पूर्व में शस्त्र निर्माण में शस्त्र अधिनियम में जेल जा चुके हैं। दोनों ये पहले काम करते थे। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई अपराध नियंत्रण के रूप से भी और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न करवाने के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी कार्रवाई थाना शाहपुर पुलिस द्वारा की गई है। सर, कुछ पता चल रहा है कितने समय से फैक्ट्री चल रही थी, कहाँ क्या? ये भी हाल ही में ही फैक्ट्री ये चल रही थी, इसका निर्माण हो रहा था। ऑन ऑर्डर सेल के लिए ये तमंचे बनाए जा रहे थे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर के मेरापुर थाना पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस की माने तो मृतक महिला का पति मनोज इंडियन आर्मी में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर अपनी पत्नी पूजा की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की घटना खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पूरा मामला मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर खोले का है, जहां बीती 3 अप्रैल को आकांक्षा उर्फ पूजा की हत्या कर दी थी।
पूजा का पति मनोज उर्फ मोनू इंडियन आर्मी में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मृतक आकांक्षा के पति मनोज उर्फ मोनू ने अपने पिता अजब सिंह और अपने चाचा बाबूराम के साथ मिलकर पति पत्नी के विवाद के चलते आकांक्षा उर्फ पूजा की हत्या कर दी और उसके बाद षड्यंत्र रचकर हत्या को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। इसके बाद पुलिस मनोज उर्फ मोनू फौजी द्वारा रचे गए षड्यंत्र का खुलासा करते हुए तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मनोज उर्फ मोनू फौजी और आकांक्षा और पूजा के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। इसके बाद मनोज ने षड्यंत्र रचकर अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर आकांक्षा और पूजा की हत्या कर दी। आज थाना मीरापुर द्वारा एक हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है। दिनांक 3 अप्रैल 2024 को थाना मीरापुर पर एक एक्सीडेंट का मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें तहरीर दी गई कि एक पति पत्नी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। पत्नी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और पति जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ में रेफर होकर के एडमिट हो गया है। जब इसकी बहुत डिटेल में जब इसकी जांच की गई, सीसीटीवी कैमरास का विश्लेषण किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया, एम्बुलेंस स्टाफ का बयान लिए गए, तहरीर लेखक के बयान लिए गए, तो इससे ये बात सामने आई कि एक्सीडेंट नहीं, दरअसल ये एक मर्डर है। इसके बाद एक पृथक थाना मीरापुर पर 302, 120B और 201 का मुकदमा लिखवाया गया और इसकी जांच की गई तो ये बातें सामने आई कि महिला के पति ने, मोनू फौजी जो है, उसने अपनी पत्नी का हत्या कर दी थी और उसके बाद पति ने, चाचा ने और उसके पिता ने, तीनों ने मिल करके उसको एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसको सिर्फ ट्रैक्टर से कुचल दिया, ट्रैक्टर से अपनी मोटरसाइकिल का भी एक्सीडेंट कर दिया और ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई, ये एक्सीडेंट हुआ है। जो फौजी है ये मिलिट्री हॉस्पिटल से भी भाग गया था। इसको आज थाना मीरापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को आज रिमांड कर जेल भेजा जा रहा है। कौन सी फौज में है? इंडियन आर्मी में है। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। पुलिस प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने थाना सिविल लाइन का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के तालड़ा गांव का है। गांव का ही एक युवक पीड़ित की बहन को भगा कर ले गया। इस संबंध में 4 दिन पहले कचहरी में आया था। उसी दौरान कई लोगों ने आकर पीड़ित नावेद पर टूट पड़े। इस दौरान नावेद की नाक की हड्डी टूट गई और कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पुलिस के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस में कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव और जानसठ नगर अध्यक्ष सेंसर पाल सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने कार्यकर्ताओं की बात मानते हुए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। उसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने थाना सिविल लाइन से धरना समाप्त कर दिया। अच्छा चल ठीक है, ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन का मुकदमे लिखे जाते हैं साल में। कोई थाना ऐसा होगा कम से कम 200-300 रुपये कोई नाम कुछ है, कोई ऐसा मुकदमा नहीं न्यूज़ पार्ट का जो उसके दूर पड़ रहा हो उसे लिखते हैं। एक बात उससे तो नहीं जो तो पड़ रहा है ऐसा करवा यहाँ झगड़ा सामने हुआ है, आप मेरे पास भेज दो, मैं कार्रवाई कराऊंगा। मैंने उनका नंबर भी दे दिया, इनकी बात भी करा दी, ठीक है। फिर मैंने इनको बताया, मैंने भाई आ रहे हैं फोन चाहिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप चले जाओ। और मैंने इनसे ये भी कहा, मैंने आपको सुनो, मैंने आपको ये भी कहा, मैंने आपको जो दिक्कत है चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ मैंने नहीं कहा, अच्छा और क्या कर सकते हो, हम भी पता करता है धरना इसलिए दिया गया था, एक जानसठ के पीड़ित हैं जिनकी लड़की चली गई थी, वो लड़का की कोई लेके चला गया था भगा के, तो उसमें जैसे वो यहाँ से कचहरी में आए
अब उनमें पहले ही वहाँ हो रहा होगा, उन्होंने क्या नाम जो जानसर थाने में भी कुछ तहरीर ले रखी होगी उनके लड़कों वालों की। अच्छा, लड़की वालों का ही दोष है सारा, बस लड़की भी इनकी चली गई और फिर इन्हें कचहरी में इन्हें पिटा गया, उनकी नाक तोड़ी गई लड़की वालों की, और फिर इन पे कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, तो इसलिए यहाँ बैठा रहा था। क्या हुआ, क्या भाई बात तो यही, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं मुकदमा लिख रहा हूँ, भाई बढ़िया बात है, लिख के ये हमें छिट दे रहे, बस ठीक है अपना, हमें कोई शौक है यहाँ बैठना। हाँ धरना, भाई शौक तो ही नहीं कुछ है। हाँ, अब फिर जब हमने धरना भी जब दिया, जब इन्होंने नहीं करा, 1 तारीख की घटना, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, क्या नाम है आपका? सरपाल सिंह, नगर अध्यक्ष जानसठ, भाकियू टिकैत। मामला ये होता है, यो और इसका भाई कचहरी में आए थे वकील के पास, इनके साथ मारपीट हुई, इसकी नाक की हड्डी टूटी हुई है, 6 दिन अस्पताल में रहा है, ये रिपोर्ट लिखवाना है, इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इन्होंने वो कह दिया, पहले तो इनकी एक लड़का इनकी बहन ने ले गया, इन्होंने रिपोर्ट करी जानसठ, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा इनमें आपस में हाथापाई हुई। उसके बाद में पुलिस ने इन्हीं पे कार्रवाई करी, दूसरे पक्ष पे, लड़के पक्ष पे कोई कार्रवाई नहीं करी, ना आज तक लड़की बरामद करी। नावेद, हाँ जी, हड्डी। क्या चाहते हैं आप धरने बैठे थाने में? भाई यही है कि भाई जब इनके चोट लगी है तो इनकी भी रिपोर्ट दर्ज करी जावे। बात हुई इंस्पेक्टर साहब से, क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब यो कह रहे हैं कि भाई प्रूफ ला के दो। अब हम तो कचहरी में जाके भाई ब्लॉक अध्यक्ष भी, नगर अध्यक्ष मुझे बनाकर भी, मैं भी और 3-4 जाके सारे में जानकारी करी। कैंटीन वाले ने बताई कि हाँ घटना हुई, इसके साथ मार पिटाई हुई। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, धरने पे बैठे, कार्रवाई होगी ठीक है, नहीं तो बैठे हैं अपना। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भाजपा नेताओं ने राजपूत और 24C को मनाने का किया प्रयास। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी गांव दर गांव जाकर अपने समर्थन में वोट जुटाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं राजपूत समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में दो फाड़ नजर आ रहा है। 3 दिन पूर्व सहारनपुर के ननौता में राजपूत समाज के द्वारा एक बड़ी पंचायत की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए राजपूत समाज वोट करने का फैसला लिया है। उसके बाद आज मुजफ्फरनगर की लोकसभा क्षेत्र के राजपुर छाजपुर गांव में राजपूत समाज के अंदर एक बड़ी पंचायत की गई, जिसमें राजपूत समाज के जिम्मेदार लोगों ने सहारनपुर के ननौता में क्षेत्रीय महाकुंभ को गलत ठहराते हुए सभी ने एक आवाज़ में कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और इस बार भी भाजपा को ही वोट सपोर्ट करेंगे। बता दें कि आगामी 14 मार्च को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं और दोनों चुनावी रैलियां बाहुल्य राजपूत इलाकों में होगी। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में आखिरकार राजपूत समाज का रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज़। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कालूराम कुशवाहा। बलराम जी, आज समाज की पंचायत हुई है, इस पंचायत में किस तरह फैसला ले गए हैं? क्या फैसला सरकार के पक्ष में है और हमें केवल योगी और मोदी चाहिए, व्यवस्था के हिसाब से भी और सम्मान के हिसाब से भी, दोनों तरह। जनता में बड़ी पंचायत हुई, वो भी समाज की थी। हाँ। उसमें भाजपा से कुछ कटते दिखाई दे रहे हैं, समाज के लोग क्या कहना? कटेंगे नहीं, ये एक धोखे की व्यवस्था है। मेरा कहना तो यह है, मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी पे, इतनी बड़ी नानौता में जो व्यवस्था हुई है, इतनी बड़ी व्यवस्था में एक व्यक्तिगत तौर पे जो है वो कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता। मैं तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा हूँ, वो ये फंडिंग है, पार्टी फंडिंग है ये।
तो क्या मिसगाइड करना, गुमराह करना। हाँ, समाज को गुमराह करना अलग है, वो पार्टी बेस पे हो है, ये होता है ऐसा। लेकिन ये जाति स्वर्ण जातियों में आवे, ये गुमराह होने वाली है नहीं। तो पंचायत में अब ये फैसला क्या फैसला हो गया, हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है सरधना में और चरथावल में, तो क्या ठाकुर समाज? हाँ बिल्कुल, बढ़ चढ़ के, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो नाराज है उन्हें कैसे मनाएंगे? नाराज कोई है ही नहीं, योगी आदित्यनाथ वो वहीं तक नाराज थे, जो बहानेबाजी करके बुलाया गया उन्हें, राजपूत के बहाने से बुलाया गया। पहले कहाँ थे? ये तो 10 साल हो गए, पंचवर्षीय योजना में 10 साल हो गए, 2 योजना हो चुकी हैं। पहले कहाँ थे? पहले समझाया जा सका था, उसके निस्तारण के लिए कुछ भी व्यवस्था होती, कुछ दिक्कत थी तो होती। और हमने तो वो समाजवादी का शासन भोगा है, हमारी 76 साल की उम्र में हमने वो भोगा है। हम जोला गांव से आए हैं और जोला गांव की चर्चा तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही होगी, मेरा तो जहाँ तक मानना है। मेरा गांव है और मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है तो कहते हुए, लेकिन जोड़े का नाम सरसरी हो जानी थी, मैंने तो उस बीच में रह कर जीवन गुजारा। जी बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश प्रधान, बड़ौदा। नहीं जी, आज यहाँ पर पंचायत हुई है जी, किस तरह का फैसला यहाँ पर ले गया है पंचायत में? भैया फैसला क्या, फैसला तो हो रहा पहला ही, बाकी कुछ लोगों ने भ्रांति कर दी आपस में, किस्सा तो कुछ है नहीं भाई। राजपूत लोग तो जो भी जुड़ा हुआ है सब भाजपा का जुड़ा हुआ है। हमें चाहिए मान सम्मान, वो हम लोगों को पूर्ण रूप से मिल रहा है, तो एक मिलना चाहिए इंसान को। नरोत्तम में जो भी पंचायत हुई थी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई, ऐसा है, आपसे बता दूं मैं, उन लोगों ने वो एक पंचायती मुद्दा बना दिया, राजनीति में चले गए। ठाकुर पूरन सिंह जो है किसान संगठन के इंसान है, किसान संगठन में हम उन लोगों के साथ हैं, साथ रहे। अगर वे इस तरीके की राजनीति की बात करेंगे तो फिर हमने उनके साथ रहने का, उनके साथ हैं। अच्छा, कपसाड़ में एक पंचायत हुई, कपसाड़ पंचायत के बाद कहा कि जो फैसला होगा वो 7 तारीख को ननौत्ता में ले जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग वहाँ पहुँचे जी। जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरे को इफेक्ट होगा उस पंचायत से। भैया जो कपाट पंचायत में हुई, जो लोग वहाँ से थे वही लोग वहाँ से ननौते थे, वही चंद लोग हैं जो इस बात की एक हमारे बीच में भ्रांति फैला कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, न ऐसा कुछ होने का। कपसाड़ गांव में जो समाज है, समाज ने कहा है कि जो भाजपा घुराएगा हम वोट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो करे गलत कह रहे। तो क्या भाजपा के साथ जाएगा समाज? जो हाँ जी, ऐसा नाराजगी तो है ही नहीं, कुछ चंद लोगों की अपने निजी काम से नाराजगी हो सके। भाई एक बात बताओ आप, जो भाजपा को हराएगा, भाजपा सीधा संबंध है सपा है, जो कैंडिडेट हमारे सामने हाथी है, उसकी हालत इतनी खराब पहली है, उसने इस तरीके के काम करे कि लोग उसको वैसे ही कबूल नहीं करने के। तो क्या अब क्या समाज का क्या फैसला रहा? समाज 100% भाजपा को जाएगा। क्या मुख्यमंत्री का दौरा होना है, समाज की नाराजगी के चलते ये दौरा हो रहा है? ऐसा है, आपसे बता दूं, मुख्यमंत्री का दौरा 10 तारीख का है। आप लोग वहाँ से जाओगे, देखो वहाँ कितने लाख लोग ठाकुर समाज के जाएंगे। जो भी है बाबा के ऊपर डिपेंड है सब मामला, और कुछ नहीं है। हमें सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, बहु बेटियां सुरक्षा चाहिए। ठाकुर पूरन सिंह कह रहे थे, कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी भाजपा में नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हमें ये पंचायत करनी पड़ रही है। ऐसा है, ठाकुर पूरन सिंह ही नहीं जाने का वहाँ से, और सब जाएंगे वहाँ से। ठाकुर पूरन सिंह मेरठ नहीं जाएंगे और सब राजपूत जाएंगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जनसत्ता पार्टी के लोकसभा बिजनौर प्रत्याशी के चुनावी मैदान में आने से मची खलबली। आपको बता दें कि बिजनौर लोकसभा सीट से जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जहीर अंसारी को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनका मंगलवार को जनसत्ता पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जानसठ रोड स्थित आवास पर पहुंचने के दौरान प्रत्याशी जहीर अंसारी का सभी ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने जनसत्ता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता सैनी का किया माल्यार्पण। वहीं सुनीता सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशी जहीर अंसारी के समर्थन में करीब
25 वर्षों से आमजन गरीब मजलूम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिजनौर लोकसभा 2024 के चुनाव में जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जहीर अंसारी को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में बड़ी मजबूती के साथ उतारा गया है। सूत्रों की माने तो जहीर अंसारी के चुनावी मैदान में आने से कुछ प्रत्याशियों में मची हुई है खलबली, क्योंकि जहीर अंसारी मुस्लिम समाज का एक ऐसा चेहरा बताया जा रहा है जिसके साथ मुस्लिम प्लस सैनी प्लस कश्यप दलित अति पिछड़ों के वोट बटोरने का काम करेंगे और अन्य समाज के वोटों में भी सेंध लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। वहीं योगेंद्र शर्मा जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय मार्गदर्शक पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा बिजनौर में सर्व समाज की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। वहीं जनसत्ता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणवीर कश्यप ने पार्टी की कार्यशैली पर रोशनी डालते हुए चुनावी मैदान में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में खास जोश भरा और जहीर अंसारी के समर्थन में लगातार चुनावी जनसंपर्क में तेजी से जुटे हुए हैं, जिन्हें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की मीरापुर विधानसभा एवं पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय मार्गदर्शक जनसत्ता पार्टी योगेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसत्ता पार्टी रणवीर कश्यप, राष्ट्रीय महिला मोर्चा पदाधिकारी रूबी कश्यप, जिला प्रभारी अशोक कश्यप, मोहम्मद गुलशेर, पार्टी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। अच्छा, जो लेडीज ये भी साथ में खड़ा है, बताओ। खड़े हो जाओ, एक बार ऐसे पार्टी का नारा लगा देगा। जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद, जहीर अंसारी जिंदाबाद, सुनीता सिंह सैनी जिंदाबाद, योगेंद्र शर्मा जिंदाबाद। करो संगम बिहार की करो, दिल्ली में क्या रखा है, कत्ल करो इशारों से करो, तलवार में क्या रखा है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुनीता, जनसत्ता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले जो मेरे हस्बैंड थे वो पार्टी देखते थे और ये कम से कम भी 25 वर्षों से पार्टी चली आ रही है और इसका जो भी सारा कार्यभार था वही देखते हैं और फिलहाल में मौजूद हमारे गुरुजी हैं वो इसका कार्यभार सब संभालते हैं। और हमारी पार्टी से जो बिजनौर सीट से लोकसभा सीट से ये जहीर अंसारी जी उतरे हैं और मैं चाहती हूँ वो अच्छी तरह से अपने चुनाव प्रचार में लगे रहें और अपने भारी मतों से विजयी हों और अपने भारी मतों से विजयी हों। अध्यक्ष जी, इतनी सारी लोकसभा है, इसमें एक ही लोकसभा में क्यों प्रत्याशी उतरेगा? नहीं, ये क्या कहूँ मैं इस बारे में। मैंने प्रत्याशी तो 3-4 उतारे थे, लेकिन एट ए टाइम कुछ ऐसा वक्त हुआ कि वो पर्चा नहीं भर पाए अपना। तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएंगे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्याशियों किस तरह का जनता से रुझान मिल रहा है? अभी तो वो अपनी जैसे हमारी पार्टी है उस तरीके से हमें अच्छा कार्य जो कर रहे हैं जहीर अंसारी जी, उन्हें अच्छा बहुमत मिल रहा है। लेकिन देखो, वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है और मिलता उतना ही है जितना हमारे कर्म है। लेकिन समय जो है बलवान होता है और समय के साथ साथ सब अच्छा ही होगा, मैं ये मानती हूँ। तो क्या लगता है इस बार आपका प्रत्याशी कहाँ तक दौड़ पाएगा? हम तो ये कहेंगे कि अच्छी भारी मतों से जीते। बहुत अच्छे। कौन कहेगा कि वो पीछे रहे। अच्छा, क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि भाई अंसारी को भारी से भारी मतों से जिताएं और लोकसभा में उपस्थित करें। अच्छा, जनता आप पर, आपकी पार्टी पर, आपके प्रत्याशी पर विश्वास क्यों करे, आपको वोट क्यों करे जनता? क्योंकि हम पिछड़ा गरीब मजलूमों के साथ हैं। हमारी पार्टी हमेशा पिछड़ों के साथ रही है और रहेगी।
जनसत्ता पार्टी का राष्ट्रीय मार्गदर्शक हूँ और हमारी जो पार्टी है जनसत्ता पार्टी 25 साल से चुनाव मैदान में हर चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना चुनाव लड़ती हुई आ रही है। इस बार आपकी पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारे मैदान में? हमारा विचार था, हमारी पार्टी का विचार था कम से कम हम 5, 7, 10 कैंडिडेट उतारने के विचार में थे, लेकिन किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हम एक कैंडिडेट मैदान में ला पाए। कौन सी लोकसभा से आप बोल रहे हैं? ये हमारा लोकसभा सीट जो बिजनौर से हमने जहीर अंसारी को मैदान में उतारा है। तो जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का रुझान है? क्या क्षेत्र में तो पब्लिक जो है पूर्ण समर्थन दे रही है, जिधर भी जाते हैं स्वागत होता है, लोग समर्थन भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, जैसे आपकी नई पार्टी और आपका प्रत्याशी भी मैदान में है, तो जनता वोट क्यों करेगी आपको? किस लिए वोट करेगी जनता? जनता वोट करती है कुछ मुद्दों पे, कुछ मुद्दे होते हैं, हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो आपकी पार्टी हमारा जो कैंडिडेट है वो पब्लिक की सेवा करता है, दिन रात गरीब आदमियों की सेवा करता है, वो जात पात को न देखते हुए वो केवल गरीब आदमी की सेवा करता है। इस मुद्दे को देखते हुए पब्लिक हमारे साथ करती है कि ये आदमी कैसा है जो हमारे साथ दिन में रात में हमारी मुसीबतों में हर समय हमारे साथ रहता है। सेवा करना ही हमारा एक मुद्दा है, उसी मुद्दे पर लोग हमें जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में हमारे बिजनौर सीट से मलुक नागर जी प्रत्याशी हुए थे, कभी किसी गांव में उनके किसी भी आदमी को दर्शन नहीं हुए, कोई भी कार्य नहीं हुआ और हमारे कैंडिडेट बिना किसी चुनाव में आए, बिना किसी कैंडिडेट बने, ये पब्लिक की सेवा में फिर भी लगे हैं। इस बार बीजेपी में बिजनौर लोकसभा से एक बहुत दमदार चेहरा सामने है, बीजेपी ने उतार रखा है। दमदार चेहरा तो सामने एक नहीं अनेक हैं, लेकिन हम भी उनसे कम मौजूद में नहीं हैं। ठीक है, हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, मजलूम पार्टी है, वो पैसे वाली पार्टियाँ हैं, लेकिन हम अपने दम पर चुनाव कर रहे हैं, अपने काम पर चुनाव कर रहे हैं। हमें मालूम है कि गरीब लोग पब्लिक जो जानती है हाँ भाई ये कैंडिडेट काम करने वाला है, इसी मुद्दे पर हमें वोट मिलेंगे। जहीर अंसारी, बिजनौर लोग। ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछले चुनाव के बाद नहीं हो पाए और इस बार आप कराने की तैयारी करेंगे? अजी अभी तो कोई भी काम नहीं हुए। जो पिछला जो हमारा मलुक नागर था उसने कोई भी काम नहीं ऐसा किया कि जो मतलब वहाँ कार्य होया हो, सारा अधूरे कार्य पड़े हैं। अच्छा, आपको जनता वोट क्यों करेगी? जनता का कार्य होएगा तो जनता काम वो करेगी। जनता के जितने भी काम रुके पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग चुनाव में उतरे हैं बिजनौर लोकसभा में। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। मकान में ताला लगाकर मंदिर गए थे मकान के स्वामी। गेट का ताला टूटा हुआ मिला और सेफ अलमारी से 5 लाख रुपए की नकदी व जेवरात गायब मिले तो देखकर उड़े मकान मालिक के होश। मौके पर पहुंची थाना नई मंडी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वहीं यह घटना दोपहर 12:30 के करीब की बताई जा रही है। स्क्रैप कारोबारी शिवम पुत्र जगपाल के मकान में दिन दहाड़े लाखों की नकदी और जेवरात चोरी होने की घटना के दौरान क्षेत्र में मची सनसनी। वहीं थाना क्षेत्र नई मंडी के A to Z रोड स्थित सैनिक विहार कॉलोनी का है पूरा मामला। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? गया था मंदिर, वाइफ गई थी अपने घर से भी छोड़ के, तो उसे छोड़ के मंदिर गया हुआ था। मंदिर से तब आया मैं अपनी जगह को लेकर, तो बाहर का भी ताला टूटा हुआ है। तो घर में 5 लाख रुपये लोगों ने रखे थे। भगत सिंह मंदिर में गया था जी, खाटू श्याम जी में आलसी में 11:30 आज तो जैसे मंदिर में आया अब
कोई सामान नहीं और कुछ चोर नहीं छिड़ा हुआ जी, बिल्कुल भी बाहर नहीं छिड़ा हुआ है, बाहर ताला तोड़ा और बस अंदर अंदर पकड़ा। तो इसका लेकर के क्या है, इसका है इसका नहीं पता। ठीक है, बाकी लोग जाओ, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, क्या हुआ आपको यहाँ पे? मैं सुबह वाइफ को छोड़ने के लिए घर गया था, उसके बाद मैं खाटू श्याम मंदिर गया हूँ। खाटू श्याम मंदिर से मैं गया हूँ अपने जीजा जी के यहाँ पे, और जीजा जी के से यहाँ से मैं आया हूँ अपने घर पे, तो बाहर का ताला टूटा हूँ, मेरा लॉकर का लॉक मिला हुआ टूटा। सारी चीज़ 5 लाख रुपए भी ले गए, बच्चों के सामान था वो ले गए, घर वाले की 4 जोड़ी पंजेब की सब ले चुके हैं। घर पाया और सब ताला टूटा हुआ मिला है। कहाँ का है मामला? ये A to Z रोड, सैनिक विहार, मुजफ्फरनगर। किस टाइम की घटना है? ये मैं 10 बजे चला गया था जी, मैं तकरीबन 12:30-1 बजे आया हूँ, और जब उसके बीच की घटना है जी। पुलिस को सूचना दी गई 12:30? जी जी, पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस आ चुकी है जी। क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं जी, हमारा सामान मिल जाए वापसी, और कुछ नहीं। क्या काम करते हैं आप? स्क्रैप का काम है जी। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं आप? यहाँ से 3-4 साल हो गए, हमें 2-3 साल हो गए। पहले आवास विकास में रहते थे, फिर यहाँ पे आ चुके। तो पुलिस आई है जांच के लिए? जी जी। पुलिस किस तरह का आश्वासन दे रही? किस तरह का आश्वासन दे रही पुलिस? पुलिस तो अपनी उसमें कर रही है, कार्यवाही कर रही है अपना। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी, और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति लगातार जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं जनता के बीच, जहां उन्होंने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा है कि मुझे सभी जाति धर्मों का समर्थन बड़ी तादाद में मिल रहा है, और वहीं लगातार जनता का प्यार और स्नेह आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं का बड़े स्तर पर रुझान बताया अपने पक्ष में, क्योंकि उन्होंने दंगे देखे हैं, और बहन जी कभी भी अपने सरकार में दंगे नहीं होने देती। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में गरीब तबके के हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेगा दारा सिंह प्रजापति। माननीय MP साहब, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, क्या मानते हैं चुनाव में? जाति धर्मों का जन समर्थन है, बड़ी तादाद में मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी का जगह जगह विरोध भी हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? उनके कारण अपने होंगे, पता नहीं किस कारण से विरोध कर रहे हैं, हमें तो आशीर्वाद मिल रहा सब लोगों। अच्छा, अपने मुस्लिम वोट को क्या मानते हैं, किधर जाएगा मुस्लिम वोट? मुस्लिम हम पे 80% करीब चला जाएगा, सारा गाँव देहात। क्यों मुस्लिम आपकी तरफ ही क्यों जाएगा? उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम, जो बता रहे हैं उन्हें मालूम है, वो उससे भी तंग हो चुके और इससे तो परेशान है दोनों से। किस वजह से परेशान है, क्या कारण है? वो दंगे देखे उन्होंने सर, जिसको दंगे का तो पुराना काम हो सकता है, नया फिर दंगे नहीं होने देंगे ना, बहन भी दंगे नहीं होने देंगे ना, वही सोच रहे हैं। तो बसपा का मैनिफेस्टो क्या है इस बार आम जन के लिए? सरकार में आएंगे तो मैनिफेस्टो तो यही विकास है, शिक्षा है, जो इन्होंने नौकरी के वादे की नौकरी है, और ये सब विश्वास है, ये सारे। जैसे केंद्र में और सत्ता में सरकार जो है बीजेपी की है, और यदि आपका जीत भी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है वो सारे काम करा पाएगी जो आप वादे कर रहे हैं? सरकार की काम नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी इनकी संसद में, जो इनको 4 उत्पीड़न करते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे हम। जी 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 जी, हमारा ये काम है, हर 2 रात खड़े रहेंगे। ठीक है, क्या मानते हैं चुनाव में? जाति धर्मों का जन समर्थन है, बड़ी तादाद में मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी का जगह जगह विरोध भी हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? उनके कारण अपने होंगे, पता नहीं किस कारण से विरोध कर रहे हैं, हमें तो आशीर्वाद मिल रहा सब लोगों। अच्छा, अपने मुस्लिम वोट को क्या मानते हैं, किधर जाएगा मुस्लिम वोट? मुस्लिम हम पे 80% करीब चला जाएगा, सारा गाँव देहात।
क्यों मुस्लिम आपकी तरफ ही क्यों जाएगा, दूसरी तरफ क्यों नहीं उन्हें जाएगा? मालूम है, उन्हें मालूम, जो बता रहे हैं उन्हें मालूम है, वो उससे भी तंग हो चुके हैं और इससे तो परेशान है इन दोनों से। किस वजह से परेशान है, क्या कारण है? वो दंगे देखे उन्होंने सर, जिसको दंगे का तो पुराना काम हो सकता अभी नया फिर दंगे नहीं होने देंगे ना, बहन भी दंगे नहीं होने देंगे ना, वही सोच रहे हैं। तो बसपा का मैनिफेस्टो क्या है इस बार आम जन के लिए? सरकार में आएंगे तो मैनिफेस्टो तो यही विकास है, शिक्षा है, जो इन्होंने नौकरी के वादे की नौकरी है, और ये सब स्वास्थ्य है, ये सारे। जैसे केंद्र में और सत्ता में सरकार जो है बीजेपी की है, और यदि आपका जीत भी जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है वो सारे काम करा पाएगी जो आप वादे कर रहे हैं? सरकार के काम नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी है इनकी संसद में, जो इनको चार उत्पीड़न करते हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे हम। जी 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 जी, हमारा ये काम है, हर दो रात खड़े रहेंगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। 11 आदमी है जो सूची बनी है, वो पैसा बांटना उन्होंने शुरू कर दिया, और पैसा दो तरह से बांट रहे। जहां उन्हें लगता है कि वोट हमें मिल जाएंगे उसका, नहीं तो ये कहते हैं कि भाई वोट के दिन झगड़ा करना ताकि पोल कम हो, विशेषकर मुस्लिम समाज का, ठाकुर समाज का, गुर्जर समाज का, ब्राह्मण समाज का जो हमें वोट दे रहा है, जाट समाज का। दूसरा तीसरा ये है कि वोट कहीं ट्रांसफर करा दो दूसरी जगह, जिनका उन्हें यह है कि वो तो उन्हें तो वोट देंगे नहीं कि तुम दूसरे कैंडिडेट को वोट दे दो। इस तरह 3 तरीके से पैसा बांटो। अफसोस तो ये है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर डला नहीं फेंका करते, पत्थर नहीं फेंका करते। मैं ऐसे उद्योगपतियों को भी जानता हूँ, दो आदमी हैं, 2 या 3, एक बड़े ठेकेदार हैं, एक 2 उद्योग हैं। वो ये भूल गए कि इस हिंदुस्तान के संविधान में हर आदमी को शिकायत का अधिकार है। चुनाव बाद इतनी जांच होंगी, इतनी जांच कराऊंगा कि इंडस्ट्री चला में इरेगुलरिटी करनी भूल जाएंगे। और हम तो कानून के दायरे के अंतर्गत करेंगे जो कर सकते हैं, वो कानून तोड़ कर कर रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध, अपना उद्योग चलावे, पार्टी ना बढ़े, वोट किसी की दे, किसी के लिए वोट मांगे, पर पैसे का बांटने का काम ना करें। नहीं, इतना नंबर 2 का पैसा है, हमें जानकारी है 15 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। जो नंबर 2 का पैसा है, जो लोगों को वेज बोर्ड और फलाना पॉल्यूशन, GST 10 तरह के काम है, वो सब पटल पे आ जाएंगे। एक तो उनसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है, हम तो अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी स्थिति ये है, ये तो आपको धनबल बता दिया, सत्ता का कई थानेदारों ने काम शुरू कर दिया। सामान्य प्रशासन की अभी कोई शिकायत नहीं है। कई थानेदार बुला बुला करके लोगों को धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, और डांट करके उनसे वोट प्रभावित कराने का काम कर रहे हैं। अभी से हम समय है नहीं, बात कर नहीं सकते अधिकारियों से, तो आपका माध्यम चुनते हैं। पता अधिकारियों को भी है, ऐसे भी दरोगा है जिनका कार्यकाल पूरा होगा, 19 में भी लठ बजा, 22 में भी लठ बजा, फिर उनकी तैनाती उसी स्थान पर है। और अब कल लठ बजा, थोड़ा नहीं बजने का, ज्यादा बजाना पड़ेगा इन्हें। मारेंगे लोगों को, मार दो। और पर हमारा वर्कर हटाया नहीं हटेगा। हम लड़ नहीं सकते, पर जुर्म झेल सकते हैं। बैठ जाएंगे सड़क पर, मारो। क्या मजबूरी है पर जिला प्रशासन क्यों नहीं हटा रहे उन्हें, क्यों आयोग नहीं हटा रहा उन अधिकारियों कर्मचारी, क्यों? अगर हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों जो शीर्ष अधिकारी हैं, DM और SSP, अभी इन पर कोई आरोप व्यक्तिगत नहीं है। SSP नहीं है, DM ने भी अब तक कोई ऐसा पक्षपात को काम नहीं किया। पर यह भी एक गलत पक्षपात है कि अगर सबॉर्डिनेट ऐप कर रहे हैं और वो उन्हें देख रहे हैं हंस करके, तो क्या मतलब इस बात से? हम अपेक्षा करेंगे कि SSP और DM दोनों इन्हें बुला करके टाइट करें अपने अधीनस्थ को, कि वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
अच्छा मलिक साहब, एमपी साहब, बयान आपका चल रहा है सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर, हाँ उस पर क्या कहते हैं? राम मंदिर का भाई आप वो बयान देख लो, वो डिजिटल वाला वही बता रहा मैं आपको। हमने कहा कि बेजा इस्तेमाल करते हैं धर्म का। उन्होंने कहा जी राम तो इन्होंने हमारे तक खोस लिया। उसमें मैंने कहा कि खोस लिया फिर आ जाएगा राम, कहाँ जाएगा? जन जन में राम, कण कण में राम। प्रभु श्री राम सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं। जो निर्जीव है उसमें तो राम है नहीं, जो सजीव है उसमें सब में श्री राम है। और मुझे या आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी को कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जो हम हैं वो हैं। और ये अगर इन्होंने ये साबित कर दे कि मैंने मंदिर का या मस्जिद का वहां जिक्र किया, मंदिर का जिक्र आ कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये आज भी कह रहा हूं मैं, किसी भी अपूर्ण मंदिर में ऐसा नहीं होता। और जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो धर्म गुरुओं के द्वारा होती है, वो राजनेताओं के द्वारा नहीं होती। तो यहाँ राजनेताओं के द्वारा हुई, पर शायद उस दिन उसकी चर्चा नहीं थी, तो हमें वो पीड़ा है। धर्म गुरुओं का अपमान भी हमारा अपमान है। चारों शंकराचार्य नहीं आए। और जहां तक राम की बात है, एक तो मैं आपको बड़ा साफ बताऊं, हमने मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है वहाँ, न मस्जिद की कोई बात है, और ना इस हिंदुस्तान में जिक्र आज की तारीख को मंदिर मस्जिद का। ये तो होलिया काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब मैं ऐसा थोड़ा ही हूँ कि संविधान की शपथ लूँ कि मैं सबको एक संविधान का पालन करूंगा, एक समान समझूंगा, लोगों को रिया बता दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलिक साहब, बीजेपी के द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिला जो बुरखे में होगी ना, फर्जी वोट नहीं डालने दिया जाएगा। उसके लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है भाजपा द्वारा, उसके लिए क्या कहना? ऐसा है, ये तो सवाल आप आयोग से करो। चुनाव आयोग करा रहा है या भाजपा करा रही है? जो उसी बूथ में टीम घुसेगी, एजेंट के अलावा कोई टीम घुसेगी, उसे प्रशासन रोकेगा। हम तो बार बार आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ये किसी, देखो फर्जी तो हमें जरूरत ही नहीं, असली गिरजा बाबा भाई बहुत हमारी। तो आज की तारीख में जनता और सत्ता का चुनाव है, जनता 2.5 लाख वोट हक गए। अब कल को क्या हो मुझे नहीं पता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर वर्तमान को जानता हूँ। एमपी साहब, जिन उद्योगपतियों के नाम आप बता रहे हैं उनके नाम भी सार्वजनिक कर दो। नाम नहीं मैं ले रहा, मैं समझण वाला समझ गया, जो ना समझे सो नाडी है, वो खुद समझ जाएंगे। और मुझे नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के पदाधिकारी, जहां पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन हरियाणा सरकार के नाम SDM सदर परमानंद झा को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने 1 महीना पहले आंदोलन के चलते उनके 3 किसान साथियों को गिरफ्तार कर लिया था और सरकार ने अभी तक उनको रिहा नहीं किया। ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग की है उनके तीनों किसान साथियों को सरकार जल्द से जल्द रिहा करे। शंभू बॉर्डर पर हमारे 3 किसान भाई पकड़ लिए थे साधन पर सदन, तो उनकी रिहाई के लिए है। पाशु त्यागी हुआ जिला अध्यक्ष आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं DM ऑफिस पर। क्या है मामला? ये हमारा हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर हमारे किसान भाई हैं 3, पुलिस प्रशासन ने उठा रखे हैं, तो उनकी रिहाई के लिए ज्ञापन दिया है। कहाँ से उठाए थे, कब उठाए थे? ये भाई थे जी शंभू बॉर्डर सर। क्या करने जा रहे थे? कुछ नहीं, वहाँ धरना चल रहा था अपना। कब की बात है? ये कम से कम हो गई 1 महीने के बाद। अभी तक कोई उनकी नहीं, अभी तक कोई रिहाई नहीं इनकी। क्या मांग करते हैं इसमें? मांग ये कि भाई जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जा। 3 किसान हैं जी। ठीक। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। घोसी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानवतापूर्ण चेहरा देखने को मिला, जहां उन्होंने खेतों में गेहूं की फसल काट रहे लोगों के बीच पहुंचकर गेहूं की फसल काटी। तो वहीं मानवतापूर्ण कार्य का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। साहब इसका बदला ही आपसे लखनऊ मिलेंगे। पूरा बदला ही लखनऊ मिलेंगे चले ये इनकी कारण हुआ। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। पहले आप हमारी बात सुनिए, कानून के दायरे में बात करिए। वकील साहब जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, फिर आपका नामांकन गलत हो गया। मरने के बाद कैसे कर रहे हैं आप? पानी वाली ला दो उसके लिए, अरे तो ला दोगे, उसका समय सीमा खत्म हो गई। एक निर्धारित समय सीमा होती है ना। मरने की बात बीजेपी वाले बोल कर दिया आयो, बोल कर दिया आयो ना। पहले मैं मुझसे मुझे पट्टों का फोन आ रहा है उसका, मंगला पे बिकने वाला बनाऊंगा बिल्कुल भी, अब बिकने वाला बनाऊं बिल्कुल भी। मैं बीजेपी पे डाले रहा हूँ तो मैंने बताया मेरी बात सुनो आप पहले। गलती सभी है। अरे गलती का अगर उस बारी कहा हो गई अकल में छोड़ के रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। अरे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मेरा उतार लिया मैंने, उतार लिया मैंने टेम्पू में रखी किस्ता बन लिया टेम्पू में कराना नहीं। हाँ, मेरे गाँव वालों को योजना के बारे में बताता रहूँ। योजना की जानकारी है मुझे, योजना की सब जानकारी है, सब बहुत काम करवाता रहूँ। राशन कार्ड भी सबका काम करवाता रहूँ। क्यों आए हो आप यहाँ पे? मैं ये मेरा कैंसिल कराया, एक प्रस्तावक ने बीजेपी वालों ने वोट ले दिया। प्रस्तावक मुझे बताया उसके, मुझे बताया आता है बिल जाएगा जो। तुम्हारा एक आदमी ने अपना जो है समर्थन देने से इनकार कर दिया, होना ही था। 10 प्रस्तावक होते हैं, उनमें से एक ने आपके इनकार कर दिया। यहाँ बता दो बात, थोड़ी बता दो, मैं मरूंगा। नहीं तो मरने का कौन सा इसमें उचित है? सब हो जाएगा। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पर पलायन के पोस्टर लेके पहुंचे ग्रामीण एसपी से रोते बिलखते लगाई न्याय की गुहार। थाना ककड़ोली क्षेत्र के गांव जड़वड़ में हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट में कार्यवाही न होने से
आहत परिजनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर दिया धरना। बच्चों के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दबंगों ने पीड़ितों के साथ जबरदस्त मारपीट कर दी। इसकी शिकायत जब पीड़ितों ने थाने में की तो थाने की पुलिस द्वारा दबंग पर कोई कार्यवाही न किए जाने की पीड़ित पक्ष ने कही बात, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में पलायन जैसे पोस्टर लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठ गए और दबंगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग करने लगे। इसके बाद एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने पीड़ित से मामला समझकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किए जाने के दिए निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। क्या नाम है आपका? जी अमरेश है जी। क्या मामला हुआ है, क्यों बैठे हुए हैं? जी हमारी गैल मार पिटाई करी, हमारे घर पे चढ़ाई करके। मैं और मेरी बच्ची थी घर में, खाना बना रही थी जी। खूब चोट मारी जी, लठे पर बलकटी लेके आए जी, कट्टे भी ले रहे थे। क्या मामला था, क्यों मार? जी हमें नहीं पता, हम तो घर थे जी, हमें तो कुछ पता नहीं जी। हम तो खाना बना रहे थे, ना मेरे बच्चे थे ना मेरा मालिक था घर। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाह रहे जी, उन्हें जेल होनी चाहिए जी। क्या डर है किसी चीज का? डर तो जी, हम तो मजदूर आदमी, हम तो घर में बैठे, हम तो खाने से भी, हमारे डंगर भी भूख के प्यास से तड़प रहे बेचारे। संतरपाल। क्या मामला है यहाँ? मामला ये था जी, अबे हमारे घर पे चढ़ के आए हैं और हमारी महिलाओं को मारपीट की है। कौन? गुज्जर समाज के लोग थे, हमारे से कम 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ हमारे घर पे आकर मारपीट करी है और घर से बाहर से निकलने की धमकी दे रहा है कि यहाँ से गांव छोड़ दो। विवाद का मामला क्या है, क्यों कर रहे हैं? विवाद एक छोटे से बच्चे के ऊपर थी और हमने माफी मांग ली थी। वो साइकिल मार दी थी उसने, बच्चे ने पैर में, और वो हमने माफी मांग ली थी। फिर भी उन्होंने दोबारा हमें पीटा और हमने फिर भी दोबारा भी माफी मांग ली। वे तिबारे बैनर लगा रहे कि न्याय चाहिए, मुकदमा तो लिखा गया इस मामले में। हाँ जी, तिबारे जो है हमारे घर पे चढ़ के आए हैं, हमारी महिलाओं को पिटा है और हमें भी सबको मार छेद कर बाहर निकाल दिया है कि यहाँ से निकलो, कहाँ छोड़ो यहाँ से। जानकारी मिली मुकदमा लिखा गया है? हाँ जानकारी, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, अभी कोई जेल नहीं भेजा है, क्या करें, कहाँ जाए हम, जब अभी तक 8 दिन हो गए कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अब हम गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज,
विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। सहारनपुर में इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। सहारनपुर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज जनपद सहारनपुर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहारनपुर पहुंचकर जनसभा कार्यक्रम स्थल पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सपा पार्टी का तो यह हाल है कि सपा को लगातार अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दाखिल किया है वह पूरा मुस्लिम लीग के आधार पर प्रदर्शित हो रहा है। मेरा सहारनपुर की जनता से निवेदन है कि वह सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी राघव लखनपाल व कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को जिताकर संसद भेजने का काम करें। मेरी सहारनपुर की जनता से एक खास अपील और भी है कि जनसभा में पहुंचे सभी कार्यकर्ता व आम जनता मेरे इस निवेदन के अनुसार अपने आसपास के घरों में जाना और सभी को कहना कि नरेंद्र मोदी सहारनपुर आए थे और अपना सीधा संदेश आपके लिए पहुंचाया है। देखिए क्या कहते हैं सहारनपुर में पहुंचे पीएम मोदी। चुनाव में जितना मतदान हुआ है उसको रिकॉर्ड तोड़ के अधिक मतदान करवाएंगे। पिछले 3 चुनाव में आपके बूथ में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट बीजेपी को दिलवाएंगे। घर घर जाएंगे, बूथ जीत करके लाएंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है इस बार इन दोनों लोकसभा सीट के सभी बूथों पर हमें जीत करके दिखाना है, दिखाएंगे। और जैसा योगी जी ने कहा गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में मतदान अधिक हो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। धूप कितनी ही तेज क्यों न हो हमने सुबह सुबह ही मतदान करवाना है। इसकी आज चारों तरफ चर्चा है। लोग घंटों घंटों तक इस काम की सफलता की सराहना करते हैं। मैंने अभी एक बच्चे का वीडियो देखा, छोटा बच्चा, और वो A to Z मोदी ने क्या क्या योजनाएं लाई है बढ़िया तरीके से बोलता है। 8 साल का बच्चा था। इसका मतलब काम बहुत हुआ है, लोग इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन मोदी का मन क्या कहता है? काम बहुत भले हुआ हो, लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। पर्सनल काम है, ये राघव जी का भी नहीं और प्रदीप जी का भी नहीं है, मोदी का काम है। करोगे? करोगे? जरा हाथ पकड़ करके बताइए, करोगे? मेरा काम बहुत छोटा है, देखिए हर घर जाना और हर घर जाके कहना कि मोदी जी सहारनपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे, हर घर में पहुंचा दोगे। और ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की
घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। साथियों, आपने मेरा काम देखा, हर पल देश के नाम, और मैं आपको कहता हूं 24/7 और 2047 और 2047 ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा। और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं, और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं। नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक धनशाही नेतृत्व मोदी जी का था। कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। भारत को 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021-22 में उन्होंने इस बात को उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है यहां वही बता सकता है। लेकिन बहनों भाइयों, एक संदेश
चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा। इस नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। शनिधाम वार्षिक उत्सव श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर चरथावल मोड़ स्थित श्री शनिधाम मंदिर के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री शनिधाम मंदिर पर भगवान श्री शनिदेव का 31 मुख्य यजमानों के द्वारा पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान शनिदेव को दूध, दही, घी, बूरे, नील से संपूर्ण स्नान कराया गया। पंचामृत अभिषेक के उपरांत भगवान श्री शनिदेव जी की महाआरती की गई और आरती के बाद भगवान श्री शनिदेव को 56 भोग का भोग लगाया गया और मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान श्री शनिदेव का आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्य पूजन कार्य पंडित केशवानंद पंत और पंडित संतोष मिश्रा के द्वारा इस कार्य को विधिवत रूप से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र पवार, महासचिव मुकेश चौहान, उपाध्यक्ष शरद कपूर आदि सहित कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। आज मुजफ्फरनगर के चरथावल मोड़ पर सिद्धपीठ श्री शनिधाम मंदिर समिति द्वारा 22वें स्थापना दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। एक दिवसीय कार्यक्रम में आज सर्वप्रथम भगवान शनिदेव को पंचामृत अभिषेक कर 31 यजमानों द्वारा उनका अभिषेक किया गया। उसके पश्चात महाआरती का आयोजन, तत्पश्चात 56 भोग का प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया। शनिधाम मंदिर चरथावल मोड़ पर हर वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता था। कोरोना काल के बाद किन्हीं कारणों से ये मंदिर पर जो 5 दिवसीय मेले का आयोजन था नहीं हो पा रहा है। श्रद्धालु भी इसको लेकर बहुत मायूस हैं और मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि आने वाला जो स्थापना 23वां स्थापना दिवस होगा मंदिर का, उस पर 8 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन शनिधाम मंदिर कमेटी द्वारा भक्तजनों के सहयोग से उसका बहुत अच्छा आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर दराज से धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध कलाकार भी आएंगे और कई तरह के उसमें झूले बच्चों के लिए और मेले में जो दुकानें लगती हैं 8 दिन का भव्य आयोजन आने वाले 23वें स्थापना दिवस पर किया जाएगा। आज जो प्रोग्राम चल रहा है सुबह से शाम तक, क्या क्या है प्रोग्राम? आज सर्वप्रथम सुबह भगवान शनिदेव को पंचामृत अभिषेक, उसके बाद जो है उन्हें महाआरती का आयोजन हुआ 56 भोग का और उसके बाद भंडारे का आयोजन मंदिर समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। लोग जाति के साथ बात करते पूरे देश के अंदर, जातिवाद धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ मजाक के अंदर लोगों को कि मेरी जाति का असेंबली में एक ही MLA है। वो जाति या सैनी कह दो, कुशवा कह दो, मौर्य कह दो, कुछ भी कह दीजिए उसको, एक MLA है और वो मुख्यमंत्री है। मैं खुद ही हूँ। एक MLA है, वो खुद ही हूँ मैं, एक ही है। आप सोच सकते हो अगर मुझे छत्तीस की कौम का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बनता। दलित हो, आदिवासी हो, ट्राइबल के हों, OBC के हों, जनरल हो, सब लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया। तो 3 बार मुख्यमंत्री बनना ये आपके आशीर्वाद के बगैर सहयोग संभव नहीं था। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर के संधावली गांव में पहुंची
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की धर्मपत्नी ने रथ पर सवार होकर मंत्री संजीव बालियान के लिए मांगे वोट। दरअसल आपको बता दें कि भगवान महर्षि कश्यप की शोभा यात्रा का शुभारंभ मंत्री संजीव बालियान की धर्मपत्नी ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर भगवान महर्षि कश्यप का आशीर्वाद प्राप्त कर जीत की मनोकामनाएं की। मिसेज बालियान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक पर तंज कसते हुए कहा है कि यह तो समय बताएगा कौन कितने बजे जीतेगा और इस बार डॉक्टर संजीव बालियान 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हुए हमले को निंदनीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा है कि 70 साल तक तो कांग्रेस पार्टी सोई रही और जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में देश में कोई गारंटी नहीं दी, उससे कहीं ज़्यादा विकास प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में करके दिखाया है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनना पूरी तरह से तय है। नहीं गले वाले ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वस्ता नित्यं यो भाई है हमारा भाई और जनता के बीच में रह के करे जनता की सुनवाई। ओ म्हारा लाल आ गया रे, चारों ओर छा गया रे। म्हारा लाल आ गया रे, चारों ओर छा गया रे। यो सबका करे सम्मान म्हारा भाई बालियान, जो विस्मय म्हारी शान म्हारा भाई बालियान। यो सबका करे सम्मान म्हारा भाई बालियान। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क एवं भ्रमण अभियान के अंतर्गत आज आबकारी रोड पर भारतीय जनता पार्टी हनुमत मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम अभियान को दी गई गति। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय बीजेपी नेता हुए एकत्रित, तो वहीं राधे वर्मा ने दी जानकारी। राधे जी, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है बीजेपी हनुमत मंडल का, किस तरीके का कार्यक्रम रखा है? देखिए, ये आगामी लोकसभा चुनाव हेतु हमारे मंडल पर सभी सेक्टरों में ये कार्यक्रम रखा है, जनसंपर्क एवं भ्रमण अभियान कार्यक्रम। इसमें हम अपनी मोदी जी की जो 5 साल की योजनाएं हैं, जैसे राशन है, उज्ज्वला योजना है और हमारे आयुष्मान कार्ड हैं, इन सब चीज़ों को जानकारी समाज के लोगों को जो देकर उनको जागरूक कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी को तीसरी बार लोकसभा में पहुँचाना है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करना हम सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। चुनाव में इस तरह की बातें चलती हैं
परंतु हम भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, शहरों की गली गलियों में घूम रहे हैं। काल्याण जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है आम जन का, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो तीसरी बार जीत कर आएंगे और बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, स्ट्रगल है, लगातार संपर्क है, लगातार रैलियां हैं, तो मोटी सी बात है, आदमी थक भी जाता है, परंतु विश्वास है कि वो मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन अलर्ट। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में फोर्स की 5 कंपनियां तैनात। जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराई गई। वहीं नगर कोतवाली क्षेत्र के फक्कड़ शाह चौक पर पहुंचे एसएसपी अभिषेक सिंह ने क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद कायम कर व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की। एसएसपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में करीब 1200 जगह अलविदा जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। वहीं एसएसपी मुजफ्फरनगर ने दी जानकारी। जनपद मुजफ्फरनगर में आज अलविदा की नमाज के संबंध में पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। हमारे पास 5 कंपनी CAPF है जिसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजिकली किया गया है। हमारे सारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट मेरे स्तर से लेकर और रिपीट कांस्टेबल तक सब लोग इस समय रोड पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में तकरीबन 1200 मस्जिदें हैं जहां पर अलविदा की नमाज की जा रही है। मौके पर हम लोग फक्कर शाह पर हैं जहां पर अभी नमाज शुरू की जाएगी। यहां पर हमने कमेटी के मेंबरान से बातचीत की है और उन्होंने मुतमईन किया है कि नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी और किसी प्रकार का भी धार्मिक प्रयोजन रोड पे नहीं कराया जाएगा। इसके लिए सबसे हमारी और जिलाधिकारी की मीटिंग्स हो चुकी हैं और थाना लेवल भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, इसमें जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, खासकर नशीद आबादियाँ हैं, वहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था में खलल पैदा। सर, कितनी कंपनी आपको प्रोवाइड? हमारे पास अभी 5 कंपनी CAPF हैं जिसमें BSF की, CRPF की और ITBP की कंपनी है। अमन कायम है। हाँ, ये बिल्कुल इस समय सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और कानून व्यवस्था इलेक्शन के हिसाब से भी अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। 160 बने अदबने शस्त्र सहित 4 तस्कर किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुजफ्फरनगर पुलिस बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व जनपद पुलिस के द्वारा लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए लाई जा रही लाखों रुपए की शराब भी पकड़ी थी। अब इसी कड़ी में थाना बुढ़ाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नदी मंदिर के पीछे से बुढ़ाना शुगर मिल पर जाने वाले रास्ते पर बंद पड़े मकान में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है। इस दौरान बुढ़ाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री में 160 बने अदबने तमंचों सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि यह तमंचा फैक्ट्री पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां पर भारी मात्रा में बने अदबने तमंचे बरामद किए गए। इस छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो अवैध तमंचों का निर्माण कर रहे थे। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश जाबिर निवासी जोला थाना बुढ़ाना टॉप 10 हिस्ट्री सीटर अपराधी है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया है कि चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण हमने अपने साथियों के साथ मिलकर इस स्थान पर अवैध शस्त्र बनाने का निर्माण कार्य किया हुआ था। वहीं पूरे घटनाक्रम के खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक देहात आदित्य बंसल ने दी मीडिया को जानकारी।
ये असले की कहाँ से पकड़ी गई और कैसे निर्माण हो रहा था और किस लिए? जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न करवाने के लिए एसएसपी महोदय द्वारा लगातार अवैध शस्त्र और अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना बुढ़ाना पुलिस को SHO आनंद देव मिश्रा के नेतृत्व में उनकी टीम, जिसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर्स रविंदर और संदीप और उनकी पूरी पुलिसकर्मियों की टीम के अथक प्रयास के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल देर रात्रि को मुखबिरों की सूचना के आधार पर कस्बा बुढ़ाना के एक पुराने मकान में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इस रेड में कुल 160 पूर्व निर्माण और अर्ध निर्माण तमंचे, पौने और बंदूक बरामद हुई हैं। साथ ही कारतूस 315 बोर और 12 बोर और खोखा कारतूस 315 बोर और 12 बोर भी बरामद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बरामदगी थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा हुई है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। चारों अभियुक्त पूर्व में भी शस्त्र निर्माण के अपराध में जेल जा चुके हैं। जो इनमें मेन अपराधी है जाबिर, जौला का रहने वाला है। इसके ऊपर 10 से ऊपर मुकदमे 302, 307 शस्त्र अधिनियम और शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे हैं। ये थाना बुढ़ाना का टॉप 10 अपराधी भी है। तो आज थाना बुढ़ाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सर, ये शौकत की क्या रोल दिखाया गया है सर? शौकत भी शस्त्र फैक्ट्री निर्माण में साझेदार है। क्या चुनाव में इस्तेमाल होने थे तमंचे इतनी बड़ी? ये सभी तमंचे सेल किए जाते हैं। चुनाव में इनका दुरुपयोग किया जा सकता था, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के पचैंडा रोड पर नाले में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवा कर भेजा पोस्टमार्टम। देखने से प्रतीत होता है कि शव कई दिन पुराना है। मृतक युवक की जेब से शराब का पौवा और गुटखे बरामद हुए हैं, जिससे लगता है कि शराब के नशे में युवक नाले में गिर गया और नाले में गिरकर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं मृतक युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़। कहाँ है वो? धर्मेंद्र शाबाश, पकड़ ये कर दो ऊपर बंद चलिए भाई, उतर जा बस। अरे यार हट जाओ यार, क्यों खड़े हो भाई? तेरे बस की है नहीं, खड़ा हो रहे। अरे ये बॉडी घुमा दे। ओ सचिन, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है जी। राजू जी, एक डेड बॉडी मिली है पचैंडा रोड पे, क्या है? पचैंडा रोड पे पेट्रोल पंप के सामने हम जा रहे थे, वहाँ बदबू आ रही थी, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक लाश पड़ी थी। अब ये पता नहीं वो कितने दिन की है, 1 दिन की है, 2 दिन की है। पुलिस वाले भी वहाँ पर खड़े थे, वे उसे निकालने का सिस्टम, वो प्रोसीजर उसका कर रहे थे, जो अब उनकी लिखापढ़ी होती है वो कर रहे थे। अब वो पुलिस वाले उस लाश को निकाल कर ले गए हैं। अब ये पता नहीं है कि वो किसकी लाश है, अज्ञात लाश है, पता नहीं किसकी है। चेहरा तो उसका था नहीं, क्योंकि वो बैक साइड से नीचे पड़ा था। तो कुछ पता चला कितने दिन से यहाँ पड़ी थी? देखो, ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे जब पता लगा तो मैंने जाके देखा। इस चीज का अनुमान तो मुझे भी नहीं है कि वो 1 दिन से लाश पड़ी है, 2 दिन से लाश पड़ी है, 3 दिन से लाश पड़ी है। ये तो मुझे इस चीज का अनुमान है नहीं, पर हमने जैसे हमें पता लगा तो हमने उसको जाके देखा तो नाले में लाश पड़ी थी। कितना गहरा है ये नाला? तो काफी गहरा है, पर बॉडी 2-3 दिन या पड़ी हो, 4 दिन से पड़ी हो, तो लाश तो ऊपर आ गई थी। जो फूल रही थी, बहुत बदबू मार रही थी उसमें। पुलिस आई ले गई? पुलिस आई थी, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, कार्रवाई करके और पुलिस आगे उस शव को ले गई है।
नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन मुक्त भारत का दम भरती है, तो वहीं इस तरह की तस्वीर आना नौकरशाही पर सवालिया निशान लगाती है। नया मामला मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव हंसावाला का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ की वजह से 10 महीने पहले विद्युत पोल गिर गए थे, जिसकी वजह से ट्यूबवेलों पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और लगभग 27 किसानों ने ट्यूबवेल सूखी पड़ी है, जिसकी वजह से बची कुची फसल भी किसानों की बर्बाद होने की कगार पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में जब जानसठ के नायब तहसीलदार से वार्ता की गई तो उन्होंने सर्वे करने के नाम पर ही अधिकारियों का नाम लेकर 25,000 रुपये की डिमांड किसानों से कर डाली। पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी को सौंपते हुए इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर विद्युत आपूर्ति चालू कराए जाने की मांग की। पीड़ित ग्रामीण वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्यूबवेल पर विद्युत आपूर्ति ठप होने की वजह से किसानों की फसल सूखने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आज काफ़ी लोगों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचा है, क्या मामला ये है कि बाढ़ के कारण लाइन गिर गई थी 27 ट्यूबों की, और एक्शन साहब को मैंने एप्लीकेशन दी थी। उसका एस्टीमेट बना के SDO ने मीरापुर ने SDM साहब के भेज दिया। नायब तहसीलदार इंक्वायरी के लिए 25,000 रुपये रिश्वत मांगे और SDM साहब के 50,000 रुपये मांगे। जब इसकी इंक्वायरी सही इंक्वायरी भेजेंगे हम, और 7.5 लाख रुपए का एस्टीमेट था। बोला 20% हमें चाहिए, 25% रिश्वत के तौर पे। ये नायब तहसीलदार ने SDM के नाम के मांगे। नायब तहसीलदार कौन है? नायब तहसीलदार जानसठ अजय सिंह। कुछ सबूत है इसका? नहीं, मैंने क्या नाम इस बारे में DM साहब को भी दरखास्त दी, SDM साहब को भी टेलीफोन पे बताया, और क्या अपना पोर्टल पे भी लिखा मुख्यमंत्री के, और तहसील दिवस में भी 3 बार दरखास्त दी, थाना दिवस तहसील दिवस में। कब से वहाँ की लाइट गायब? वहाँ से लाइट की गायब है जुलाई से, क्योंकि बाढ़ के कारण वहाँ पे जा नहीं सकता था 5 महीने कोई भी आदमी। तो उन्होंने बिजली बोर्ड ने सारा एस्टीमेट बना दिया। एस्टीमेट बनाने के बाद भेज दिया। वो कहने लगे रहे कि भाई क्या नाम बाढ़ के कारण नहीं है, ना प्रधान की जानकारी ली, ना इन किसी गाँव वालों की जानकारी ली, सब पैसे खाने का चक्कर है। कितने लोगों की ट्यूबवेल? 27 पर किसानों के। अब किससे मुलाकात हुई है? अब पहले मेरी आज से 30 तारीख को DM साहब को मुलाकात हुई थी। DM साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई हम 2 दिन के अंदर इसकी जांच करा देंगे। सभी फसलें बर्बाद होने लग रही है, जलने लग रही है पानी की कमी की वजह से। सभी लोग प्रभावित है, किसान सभी लोग प्रभावित है। सिंचाई का और कोई माध्यम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है, बिजली का ट्यूबवेल ही माध्यम है। सभी बिजली के ट्यूबवेल के बिल कोई पेंडिंग नहीं है, सब जमा करा रखे हैं। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। बॉलीवुड अभिनेत्री बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर किया नामांकन। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी। मथुरा से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, बलदेव विधायक, पूरन प्रकाश मार्ट विधायक राजेश चौधरी के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन किया दाखिल। देखते रहिए सभी खास खबरें सिर्फ CA7 न्यूज़ पर।
से है कि फोटो 3 महीने के अंदर